हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए हम बहुत सारे तरह के सवाल सोल्व करते हैं, ठीक है। उनमें से ही एक है आपके नीट के पीवाईक्यूज, ठीक है। नीट के जो पीवाईक्यूज हैं वो लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पर सवाल है होते हैं, वो डिज़ाइन होते हैं और वो ऑथेंटिक सवाल होते हैं, ठीक है। इसलिए सीखने के लिए इनको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नीट के पीवाईक्यूज लाया हूं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो नीट के पीवाईक्यूज हैं वो बेसिकली टॉपिक वाइज हैं, ठीक है ना। इनको डिस्कस करने के समय हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों का ध्यान रखेंगे, यानी कि पहले आपको हर क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो बताया जाएगा, और यदि उससे रिलेटेड कोई ट्रिक है तो वो आएगी सामने, ठीक है। तो अब ये जो नीट के जो पीवाईक्यूज हैं ये टॉपिक वाइज हैं एक्चुअल में। और सबसे जो पहला टॉपिक है वो गैल्वेनिक सेल और आपका किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है। तो इसके लिए इलेक्ट्रो जो केमिकल सीरीज का जो मिनी रूप है, एक छोटा रूप है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके बाद में हम इस पर जो सवाल आते हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो हम एक एक करके लगाने वाले हैं इसी ट्रिक का यूज लेते हुए। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पूरा याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं उतनी ही आपको सीरीज याद होनी चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है लिथियम। लिथियम से मैंने शुरू किया। आप जानते हो एक एंड पे लिथियम आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एक बीच में हाइड्रोजन आता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, और एक एंड पे आपका फ्लोरीन होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ओके, अब आप ये देख लीजिए कि क्या बोलते हैं, जो लिथियम है, ठीक है ना, जो लिथियम है उसकी जो एसआरपी की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी होती है -3.05, ठीक है। हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 होता है, ये आप जानते हैं, और फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है प्लस का 2.87, ठीक है। ये सारी की सारी वोल्ट में है। ओके, अब आप देख लो इनके बीच में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये माइनस में सबसे ज़्यादा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2, आपका आ गया -1, ठीक है। फिर माइनस में 0.5 और फिर 0, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हैं हम लोग। तो -3 से चले हम यहाँ तक आ गए, 0 तक आ गए। अब इंक्रीजिंग 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो ले लेते हैं 0.5 प्लस का, ये प्लस का है, ठीक है। ये आपका फिर 1 आएगा 1.0, ये प्लस का है। फिर 2 आएगा 2.0, ये प्लस का, और फिर 2.87। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इस तरह से ये एक एसआरपी का, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने है। ये लो भाई, ये आपके सामने हमने बना दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब इसमें इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। फ्लोरीन को आप पकड़ लो, फ्लोरीन को आप पकड़ लो। फ्लोरीन की हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि एसआरपी सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन का। इसका मतलब ये क्या है, इसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, यानी कि ये अपने आप को खुद रिडक्शन करना चाहता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। इसीलिए ये जो फ्लोरीन है ये आपका स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये खुद इसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये खुद रिड्यूस होना चाहता है, इसका मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि एसआरपी वैल्यू इसकी सबसे हाईएस्ट है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ही आप याद रखिए वीकेस्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरह से अब आप लिथियम को पकड़ लीजिए। लिथियम की वैल्यू सबसे कम है ना, या तो यूँ कह दीजिए माइनस में सबसे ज़्यादा है, या यूँ कह दीजिए सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम है, इसका मतलब लिथियम क्या हुआ, लिथियम आपका कभी भी रिड्यूस नहीं होना चाहता। लिथियम रिड्यूस नहीं होना चाहता, जबकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है हमेशा, यानी कि सामने वाले को रिड्यूस करना चाहता है। खुद तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सामने वाले को रिड्यूस करना चाहता है। इसका मतलब लिथियम क्या हुआ, लिथियम हुआ आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब हो गया वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लो भाई, अब ये हमारी जो है वो ट्रिक है वो तैयार हो गई है, ठीक है ना। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई इधर से इधर जब हम जा रहे हैं, जब आपकी या तो यह कह दीजिए कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, या ये कह दीजिए हायर नेगेटिव से हायर पॉजिटिव की तरफ हम जब जाते हैं तो फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इधर इंक्रीज होते हैं। जो आपके ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर हैं, ऑक्सीडाइजिंग
स्ट्रेंथ आपकी क्या हुई, इंक्रीजेज इधर से इधर आने पर। और जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है फ्लोरीन, इसका मतलब ये तो इंक्रीज हुई कौन, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। और आपकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, वो आपकी डिक्रीज हुई। बस आपको ये याद रखना है, हायर पॉजिटिव से हायर नेगेटिव या फिर लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती है। ये आपने कर लिया याद। अब हम एक एक करके इसी ट्रिक को यूज लेते हुए सारे के सारे जो हैं वो सवाल सोल्व करेंगे। ओके यस, आप जानते हो फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन खुद लेना चाहता है, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ओके, नीट PYQs क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और यह है आपका ओडिशा नीट 2019 का। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए क्या बताया हुआ है। हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करेंगे, कोई ट्रिक है तो उसका यूज करेंगे, नॉलेज है तो उसका यूज करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है किसका, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड का, Ag के इलेक्ट्रोड का, पोटेशियम इलेक्ट्रोड का, क्रोमियम इलेक्ट्रोड का, ये वैल्यूज दी हुई है। पूछा क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, अभी आपने क्या देखा, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा था, अभी आपने इस ट्रिक में देखा, इस ट्रिक का यूज लेने वाले हैं हम लोग। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आपका लिथियम है। ठीक है, इसका मतलब जितनी SRP की वैल्यू कम होगी वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देख लो लिथियम, आप देख लो लिथियम की SRP की वैल्यू सबसे कम है, माइनस में 3.05 है, सबसे कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब यहाँ भी इन्होंने यही पूछा है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा माइनस में है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो और फिर हम उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाते चले जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए माइनस में सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है 2.93 और ये किसकी वैल्यू है, पोटेशियम की। कैसे पता चलेगा, ये देखो एक नंबर पे एल्यूमिनियम है, फिर Ag है, फिर पोटेशियम है, तो वैल्यूज़ में भी 1 नंबर और ये 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, यानी कि 3 नंबर पे पोटेशियम है, ये रहा पोटेशियम की वैल्यू इतनी है। तो पोटेशियम जो है वो क्या हो गया आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू है इसकी SRP की, या तो ये कह दीजिए या निगेटिव में सबसे ज़्यादा, या आप ये कह दीजिए, जो भी आपकी सुविधा हो। ठीक है, अब इसका मतलब पोटेशियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो स्ट्रॉन्गेस्ट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में इससे कम माइनस में किसकी है, ये रही, तो ये आपका कौन आ गया, 1 नंबर में कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आ जाएगा। उसके बाद में और माइनस में ये रहा, ये सबसे लास्ट में है आपका क्रोमियम, और उसके लास्ट में आपका कौन रहा, ये पॉजिटिव की वैल्यू है ना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब आपका ये कौन है, Ag है। ठीक है, 0.80, तो ये रहा आपका Ag। ये तैयार हो गया दोस्तों किसका ऑर्डर, रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग है। क्यों, क्योंकि आपको पता है लिथियम की माइनस में सबसे वैल्यू ज़्यादा होती है या फिर लिथियम की सबसे कम वैल्यू होती है, तो जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का उत्तर। मान लेते हैं यहाँ पे ये पूछ ले कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बता दो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बता दो, तो ऑक्सीडेशन आपको पता है फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसकी SRP की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू है आपकी किसकी, 0.80, ये वाली Ag की, ये Ag की वैल्यू है, ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में कौन ज़्यादा है, उसके बाद में ये ज़्यादा है, माइनस का 0.74, ये कौन है आपका क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद में आपका ये आएगा एल्यूमिनियम और सबसे लास्ट में आएगा आपका पोटेशियम। यानी कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो आपका ये हो गया, आंसर तो नंबर 2 है। लेकिन यदि इसी में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ पूछता है तो आपका ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का आपका हो गया ये वाला ऑर्डर, कौन सा, आपका ए वाला। तो आपने देखा हमने कॉन्सेप्ट को यूज लिया कि SRP की वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, तो उसके बेसिस पे हम जो हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको हम पहचान सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा। ओके, यस। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं और देखते हैं बटन सेल जो है, एक बटन सेल होता है ना हाथ घड़ी में, जो छोटा वाला बटन आप यूज लेते हो ना, मतलब छोटा वाला जो सेल है बटन की साइज का, वो उसको बटन सेल बोलते हैं। ओके, बटन सेल यूज्ड इन वॉचेज है ना, उसमें ये नेट सेल रिएक्शन है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और उसमें जो दोनों हाफ सेल रिएक्शन है वो एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, और इनके यहाँ पोटेंशियल दिए हुए हैं। ओके, अच्छी बात है, दिए हुए हैं तो वेरी गुड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, सेल पोटेंशियल पूछ लिया, कोई बात नहीं, इसको बताएंगे सेल पोटेंशियल।
अब आप ये देख लो कि हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है और उनकी एसआरपी वैल्यू दी हुई है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये देख लेते हैं। यहाँ Zn2+ का रिडक्शन हो रहा है, ये देखो रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये आपका एसआरपी है ना, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देते हैं ना बहुत बार, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ओके, तो अब यहाँ पर भी आप देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में है, इसका मतलब यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो आपकी किसकी है, एसआरपी की है। जनरली आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया जाता है, लेकिन सावधानी के लिए हमें चेक करना जरूरी है, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम का मामला है ना, वहाँ धोखा नहीं हो सकता। ओके यस, अब एसआरपी वैल्यू दे दी और इन दोनों इलेक्ट्रोड से हमने सेल बनाया, उसकी नेट रिएक्शन ये है, तो सेल पोटेंशियल क्या होगा भाई? देखो ऐसी बात है, यदि एसआरपी आपके साथ है, ठीक है, एसआरपी वैल्यू है, तो उसका तो फॉर्मूला आप जानते हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी। अब कैथोड राइट में होता है, इसलिए ई आर माइनस ई एल भी कर सकते हैं। ये लो, कैथोड माइनस एनोड कर दो या ई आर राइट माइनस लेफ्ट कर दो। तो अब आपको पता है कैथोड का काम कौन करेगा? जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा हो, इसको आप ई कैथोड माइनस आप ई एनोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कैथोड कौन होगा यहाँ पर? कैथोड आपको, आप ऊपर रिएक्शन दी हुई है उसमें आप देख लीजिए किसका रिडक्शन हो रहा है, तो भाई Ag2O का रिडक्शन हो रहा है और Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देखो Zn2+ में कन्वर्ट हो गया ना, यानी कि Zn का आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि ये Zn वाला एनोड है, तो एनोड कौन सा गया? ये आपका एनोड गया, ठीक है। और रिएक्शन में Ag का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये आपका कैथोड बन गया। इतनी सी बात हो गई, खत्म। और वैसे भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, हमारा फंडामेंटल रूल है, कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो आपका कैथोड बनाता है। जाहिर सी बात है, हमारा देखो एक स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मैंने बहुत बार बोला है पढ़ाते टाइम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और वही कैथोड बनाता है जब हम उसको सेल में कनेक्ट करते हैं। तो यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो बनाएगा आपका कैथोड, ठीक है ना। और जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा और वो बनाएगा आपका एनोड। तो यहाँ पर भी वही है, ज़्यादा वैल्यू इसकी है 0.35, ये कैथोड बनाएगा, और कम वैल्यू इसकी है, ठीक है, वो आपका एनोड बनाएगा। आप कैथोड माइनस एनोड कर दो, कैथोड की वैल्यू कितनी है भाई? 0.34 माइनस, और इसमें करेंगे हम लोग एसआरपी कितना है ये एनोड का, माइनस 0.76, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है क्या किनारे पे? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसको करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और आप ये आपका 0.34 प्लस में आपको 0.76 करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसलिए, ठीक है। तो ये अब क्या आ गया दोस्तों? ये आपका 1.10 वोल्ट इसका आंसर आ गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्या लगाना था आपको? जो ई नोट सेल का जो फॉर्मूला है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि एसआरपी की वैल्यू दी हुई हो तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? कैथोड में से एनोड माइनस कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कह रहा है कि हम आपको कुछ हाफ सेल रिएक्शंस हैं उनका हम आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे हैं। देखो ये एसआरपी की इन्होंने लिख दिया ऑलरेडी, तो एसआरपी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, ओके। अब इसमें क्या करना है आपको? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको पहचानना है, ओके। तो वही हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी हमारी ट्रिक कौन सी थी भाई? कम वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ आप अरेंज कर दो, कम वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है? सबसे कम वैल्यू ये है, तो आपने लिखा 0.53। अच्छा, सारे प्लस है, माइनस का कोई चक्कर नहीं है, ओके। फिर आपका आ गया 1.06, ठीक है। फिर आपका आ गया 1.36 और फिर आपका आ गया 2.85, ये है, ठीक है। इधर से इधर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आपको पता है जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ था, इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। 2.85 वाला कौन सा है? ये रहा फ्लोरीन। अरे भाई फ्लोरीन तो वैसे ही देख लेना चाहिए था हमें। तो ये तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इन्होंने यही पूछा है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमें मिल गया, ये रहा, ठीक है। अब जिसका एसआरपी सबसे कम है, जाहिर सी बात है रिड्यूसिंग एजेंट वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि लिथियम का हमने देखा था सबसे कम एसआरपी है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था। तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके। एक तो आयोडीन और एक, अब चक्कर आपका ये है, मान लेते हैं ये जो ऑप्शन है ना, इसको भी एक बार मान लेते हैं, काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिखते हैं F2 प्लस में आपका I2, ओके। अब आप देखो, अब मैंने ऑप्शंस को आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दिया है, ठीक है। अब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आप धोखा खा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर फ्लोरीन और I, तो ये तो यहाँ भी दे रखा है और ये तो यहाँ भी दे रखा है,
ठीक है ना। तो अब क्या करें हम, तो भैया यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप देखो कौन है, ये जो रिएक्शन है फ्लोरीन की, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो कौन है। ऑक्सीडाइज मतलब वो है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? F माइनस कर रहा है या F कर रहा है? आप देखो रिडक्शन किसका हो रहा है? F का हो रहा है ना, F माइनस का थोड़ी हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? F कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। ये जो F है जिस पे निगेटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो F2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं F2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब आपको ये रिएक्शन देखनी है, इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में एक बात बताओ मुझे, आपके पास यहाँ दो हैं, कौन कौन है? एक तो I2 है और एक I माइनस है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके रिड्यूस कर दे। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है? I2 दे सकता है या I माइनस दे सकता है? I2 देकर के, I2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देकर के खुद ऑक्सीडाइज थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। जबकि I माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन देकर के ऑक्सीडाइज होकर के I2 बना सकता है। इसका मतलब आप यदि रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है I माइनस, न कि आपका I2, क्योंकि I2 तो खुद आपका रिड्यूस हो रहा है। यानी कि यदि I माइनस और I2 में कंपेयर करें तो I2 तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे नहीं सकता। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। I माइनस आपका इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन और नहीं लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन देने वाला I माइनस है, तो यही रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए यदि ये दो ऑप्शन आते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रखिए, I2 वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इलेक्ट्रॉन I माइनस दे सकता है या I2 दे सकता है? I माइनस दे सकता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट मैंने और डाल दिया तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपके सामने है, ए आंसर इसमें आ जाता है। तो आपने देखा कि हम लोग ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो सवाल हैं वो सोल्व कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए स्टैंडर्ड, वापस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि SRP की वैल्यू दी है, एक्स की, वाई की और जेड की। इनका रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर है वो हमें देखना है। तो आप जानते हैं हम और अरेंज वैसे ही करेंगे, -3.0 एक वैल्यू है, फिर -1 पॉइंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं, और फिर प्लस का 0.5 है। तो इधर से इधर जाएंगे, हमें पता है ये तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। अब आप देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया। अब इन्होंने पूछा क्या है? रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा है ना, और सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो आपका ये 3.0 की वैल्यू किसकी है? जेड की वैल्यू है, और 0.5 किसकी है? वाई की वैल्यू है, ये वाई है। और ये किसकी वैल्यू है? ऑक्सीडाइजिंग आपका 0.5 नहीं, 0.5 वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है आपकी -1.2। ये देखो फर्स्ट में है, ये रहा फर्स्ट में एक्स, ये वाई से बीच में, तो ये वाई की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। ओके, अब रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो गया? -3.0 वाला, ठीक है। फिर ये और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? 0.5 वाला, ठीक है। इसने पूछा है रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, तो ये ऑर्डर हो गया, बात खत्म। आपको पता है ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा इस सीरीज में, यानी कि इन तीनों में, ठीक है। तो जेड, एक्स और वाई, जेड सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वाला है, और उसके बाद में एक्स है, उसके बाद में वाई सबसे आपका कम है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो गया? सी आंसर आपका इसमें आ जाता है। तो आपने देखा काफ़ी आसानी से हम लोग ये जो क्वेश्चन है वो लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ले लिया। ओके, अब बात कर लेते हैं वापस। SRP वैल्यू दे रखी है, किस किस इलेक्ट्रोड की दे रखी है? देखो, एक तो SN वाले की दे रखी है, SN कपल की दे रखी है, और दे रखी है क्रोमियम वाले की, ठीक है। दीज टू कपल ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, कनेक्टेड टू मेक अ सेल। ओके, यानी कि इन्होंने हमें क्या दिया है? 2 इलेक्ट्रोड दे दिए, 2 इलेक्ट्रोड की SRP की वैल्यू दे दी, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। और फिर कहा कि हमने इनसे सेल बनाया, तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा? देखो, कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो उसका रिडक्शन होता है और वो बनाता है कैथोड। बहुत सिंपल सी बात है। अब ज़्यादा किसका है? अच्छा, सेल का सेल पोटेंशियल तो आपको पता ही है, अभी हमने लिखा था क्या? ई नॉट सेल इज इक्वल टू आपका ई कैथोड माइनस आपका ई एनोड। बात आपको समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब आपको ये पहचानना है कैथोड कौन होगा। अरे भाई, कैथोड वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ज़्यादा किसका है? ये प्लस का 0.5 ज़्यादा है,
ये माइनस का तो कम है क्रोमियम वाला, ठीक है। इसका मतलब जो Sn है वो आपका क्या होगा, कैथोड होगा, और क्रोमियम वाला आपका एनोड होगा। तो अब आप कैथोड को रख दो 0.15, ये वैल्यू प्लस की है, माइनस 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 0.74, ये आपके एनोड यानी कि आपके क्रोमियम की है, ठीक है, क्रोमियम वाले इलेक्ट्रोड की है। आप इसका वो करोगे तो मेरे ख्याल से आपको वैल्यू पकड़ में आ गई है दोस्तों। ये आपका प्लस में 0.89 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब आपका इसका जो है वो बी आंसर एकदम सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको जो हम चल रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं, है ना, ठीक है, और आप इनको आराम से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगला सवाल लेने वाले हैं और वो है आपका क्या बोलते हैं 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये जो 6 नंबर सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा आपको एक घुमाता भी है, ठीक है। तो 6 नंबर सवाल में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन में Fe2+ है, Fe3+ है और I- है, ठीक है, ये तीनों हैं। और इसमें हम लोग दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन, और इसमें कहा कि ये जो सॉल्यूशन है उसमें हमने उसको आयोडीन के साथ ट्रीट कर दिया, कुल मिला के आयोडीन भी उसमें जोड़ दिया। तो यानी कि इन्होंने क्या क्या दे दिया, इन्होंने कहा Fe2+ आपका है, Fe3+ आपका है, I- है, और I2 हमने I2 से ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब I2 भी एक तरह से ऐड हो गया, तो 4 स्पीसीज हो गई है, ये मैंने यहीं लिख दिया, ठीक है। ओके, दिस सॉल्यूशन ये हो गया। अब ये कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी है, E0 फॉर Fe3 Fe2+ वाला जो इलेक्ट्रोड बनेगा, यानी कि ये जो Fe2+ और Fe3 दोनों मिलकर के इलेक्ट्रोड बनाएंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, ठीक है। और ये आपका जो I2 और I- जो मिलकर के इलेक्ट्रोड बनाएंगे उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। अब इन्होंने कहा जब ये चारों है एक सॉल्यूशन में, जब ये चारों एक सॉल्यूशन में है तो फेवरेबल रेडॉक्स रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी, वो कौन सी होगी, उसमें क्या होगा, बस ये पूछा है इन्होंने। अब हमें यहाँ ये समझने की बात है, जब ये चारों एक ही सॉल्यूशन में है तो जाहिर सी बात है इनके आपस में इलेक्ट्रोड तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। एक किसी में ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा किसी में रिड्यूस होगा, तो वो क्या होगा वही हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, अब जरा देखो, है ना, यहाँ पर आप देखो कि ये जो इलेक्ट्रोड है Fe3 और Fe2+ का, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 है, 0.77, और आयोडीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है आपका 0.536, यही तो हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल आपके आयरन वाले का है, ठीक है। इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा और यह यहाँ पर कैथोड बनेगा। जाहिर सी बात है, एक दो इलेक्ट्रोड इन्होंने दे दिए तो एक सेल बनेगा, और एक उस सेल में ये जो आपका आयरन वाला है ये आपका कैथोड का काम करेगा, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है उसको अपने आप ही मजबूरी में एनोड बनना पड़ेगा। अब इनकी रिएक्शन आप लिख दो और नेट सेल रिएक्शन करा दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनोड, चलो एनोड यहीं पर है तो एनोड की रिएक्शन लिख देते हैं। एनोड आपका ये वाला है, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। एनोड का हमेशा क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। एनोड का आपको कराना है ऑक्सीडेशन, तो आप लिखेंगे I- और इसमें बन गया I2+ में इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो, आप कहोगे सर आपने ऑक्सीडेशन क्यों कराया, अरे भाई एनोड पे होता ही ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन I- का ही होगा, I2 का थोड़ी ना होगा, ठीक है। I- I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये लो, ठीक है। अब कैथोड की रिएक्शन लिख देते हैं। कैथोड की रिएक्शन कौन सी है, ये वाली। अब कैथोड पे आप जानते हो रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका होगा, Fe3+ का होगा, और एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में, जैसा कि इन्होंने दिया है Fe3 Fe2+ वाला इलेक्ट्रोड, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका रिडक्शन, यानी कि जब ये चारों स्पीसीज होंगी तो I- को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दो और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड को मिलाने से जो सेल बनेगा उसकी रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी। वो रिएक्शन क्या है, ज़रा वो देख लो। आपका आ गया 2I- प्लस में, अच्छा ओके, इसमें यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2I- लिया है ना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ओके। और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, किसमें, कैथोड में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के लिए जो रिडक्शन वाली रिएक्शन होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना हमें पड़ेगा, ठीक है। बात पकड़ी गई ना, क्योंकि वो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग नहीं हो रहा था, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस करते हैं नेट सेल रिएक्शन बनाने से पहले। तो नेट सेल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, और नेट सेल रिएक्शन में अब मैं आराम से लिख सकता हूँ, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करने से, तो ये 2 से 2 इलेक्ट्रॉन ये कट गए आपके, और अब क्या बच गया, रिएक्टेंट साइड में 2Fe3+ बच गया, ठीक है। ये रिएक्टेंट साइड हो गई पूरी। अब प्रोडक्ट साइड में करते हैं, आपका I2 तो ऐसे की ऐसे है, और 2Fe2+
2 प्लस आपका बन गया, ठीक है। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन आ गई। अब इस नेट सेल रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, I माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है और Fe3 प्लस रिड्यूस हो रहा है। आपने देख लिया ये नेट सेल रिएक्शन है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को की हमने रिएक्शन मिला दी। अब इसमें देखो क्या सही है, डी देखते हैं। डी कह रहा है Fe2 प्लस विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस। आप इस रिएक्शन में देखो Fe2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। Fe3 का रिडक्शन हो रहा है, उल्टा Fe3 का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। I माइनस विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। I माइनस क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है I2 में? हाँ यस, ये हो रहा है, ये I माइनस है और ये ऑक्सीडाइज होकर के I2 बना रहा है। ओके, इसका मतलब ये तो सही है। ओके, आगे देखते हैं। देयर विल बी नो रिडक्स रिएक्शन। नहीं भाई, रिडक्स रिएक्शन तो होगी, क्योंकि एक का रिडक्स पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे का रिडक्स पोटेंशियल कम है, तो रिडक्स रिएक्शन तो होगी। तो ये भी बात गलत हो गई। दूसरा, I2 विल बी रिड्यूस टू I माइनस। I2 का रिडक्शन हो रहा है क्या? ये देखो I2 का तो रिडक्शन नहीं हो रहा, I माइनस का ऑक्सीडेशन जरूर हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। यानी कि आपको ये जो नेट सेल रिएक्शन मैंने लिखी है, इस रिएक्शन में ये चारों ऑप्शन चेक करने हैं क्या हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हमें केवल एक ही मिला है, I माइनस का ऑक्सीडेशन होकर के I2 बन रहा है और वो हो भी रहा है, ठीक है। ये देखो, ये I माइनस का ऑक्सीडेशन होकर के ये I2 बन गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपने देखा हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ लिया, हमने इसमें 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ लिए हैं कि नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो भी समझ लिया, और जो इलेक्ट्रोड की SRP वैल्यू दी हुई है उसके बेसिस पे एनोड कौन सा बनेगा, कैथोड कौन सा बनेगा, ये सारा हमने कर लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट और ट्रिक को यूज लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हमने आपको कुछ फॉर्मूला दिए हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के EMF का फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। अब आप जानते हो जो EMF का फॉर्मूला होता है, E नोट सेल इज इक्वल टू आपका E कैथोड, E आपका कैथोड माइनस E एनोड, यही तो होता है। एकदम देखो, एकदम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एकदम फिक्स है क्या, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन भी उसी का होगा ना, तो उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वही क्या बनाता है, कैथोड या एनोड, वही कैथोड बनाता है। इसका मतलब आप डिफरेंस निकालते हैं, एक जो सेल पोटेंशियल होता है EMF होता है वो डिफरेंस होता है कैथोड माइनस एनोड, तो डिफरेंस हमेशा ज़्यादा से कम में निकालते हैं। ज़्यादा हमेशा SRP कैथोड का होता है, कम हमेशा SRP एनोड का होता है, इसलिए हमेशा ही कैथोड माइनस एनोड होता है। आप इसमें कभी गलती कर ही नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा में से कम माइनस करना है ना, तो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल तो हमेशा ही कैथोड का होता है। इतनी बात हो गई, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब चक्कर यह है कि इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, कि आप रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके आगे निगेटिव साइन लगा दो तो वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात आपको समझ में आ गई। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव आपका रिडक्शन पोटेंशियल। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस ट्रिक की यूज लेते हुए आप क्या कर सकते हो, यदि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। अब हम पहले ये जो है इसके बेसिस पे कुछ नए फॉर्मूला बना लेते हैं, कुछ नए फॉर्मूला बनाते हैं। देखो, आप रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, वो कैथोड का ही रखो, इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल किसका, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, ठीक है। वो फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूँ, माइनस आपका SRP, ठीक है, वो किसका हो गया, एनोड का, यही तो है वो फॉर्मूला, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, क्या करूँगा, SRP तो मैं कैथोड का ही रखूंगा। अब माइनस ये जो SRP एनोड का है, इसको मैं एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता हूं। तो रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां मैं माइनस साइन लगाऊंगा, और तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस आ गया और ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, आपके एनोड का। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यदि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको यूज करना है फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करने हैं, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लो जरा। अब इसका यहाँ पे करोगे, SRP को, कैथोड वाले SRP को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो वो भी निगेटिव हो जाएगा, साइन निगेटिव आएगा ना, ये देखो, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो निगेटिव, तो वो क्या हो गया, निगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, है ना, ठीक है। और प्लस में ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का। तो ये हो गया किससे रिलेटेड, जब आपको क्या दिया हुआ हो,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ हो, इसको हम और लिख सकते हैं क्या, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड का उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि इसको इस पूरी टर्म को हम उधर ले जाएंगे ना, तो ये माइनस वाला उधर चला गया, तो माइनस हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हो, बहुत ही सारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देख लो, इसको आप और कर सकते हो। अब आप ये जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, और अब उसमें से ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये आपका SRP और ये आपका हो गया कैथोड, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो कन्वर्ट कर करके। अब हमें देखना है कि अब हमने ये समझ लिया क्या कि यदि आपका क्या बोलते हैं, आपने दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है। देखो इस फॉर्मूले से क्या पता चला, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो दोनों का नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, हाँ दोनों एक ही बात है। इस फॉर्मूले में दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो उसमें हम एनोड माइनस कैथोड करते हैं। जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया हुआ है तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे। जब एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया है तो हमेशा ही आप याद रखो प्लस का साइन आएगा। ये देखो जहाँ गोला कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड है, प्लस में आपको क्या करना पड़ा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का है, ठीक है। यहाँ देखो सेकंड वाला इक्वेशन, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का है। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे तो वो आपको एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे तो प्लस साइन आएगा, यानी कि जब एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, एक का रिडक्शन पोटेंशियल हो तो प्लस साइन आएगा। जब दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो एनोड माइनस कैथोड आएगा, जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हो तो कैथोड माइनस एनोड आएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब इधर देख लेते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो देखो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है, अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, नहीं भाई ये माइनस का साइन नहीं आएगा। जब एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो प्लस साइन आता है, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। ये हमारी ट्रिक बन गई। अब देखो ठीक है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यस, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे, दूसरे का रिडक्शन, तो प्लस साइन आएगा, ये हमारा सही है। अब अगला देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लोगे तो हमेशा कैथोड माइनस एनोड आता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और माइनस साइन है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में एनोड माइनस कैथोड आता है, ये एकदम सही है। यानी कि जब दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे तो एनोड माइनस कैथोड आएगा, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लोगे तो कैथोड माइनस एनोड आएगा, और एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक का रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, चाहे किसी का भी कुछ भी ले लो तो प्लस आएगा, एकदम सही है। यानी कि ये फोर्थ भी सही है और सेकंड भी सही है, तो हमारा आंसर डी हो गया। तो आपने देखा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सवाल था आपके लिए। यदि आप जो जिस तरह की जो ट्रिक है वो मैंने बताई है, शायद उम्मीद करता हूँ कि मैं इसके नीचे नहीं आया था, थोड़ा सा मैं इसके नीचे आया था लेकिन वो बच गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको ये जो है वो जो मैंने बताई है ट्रिक से मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ये तो पता चल गया होगा कि सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इनको लगाने से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो शार्प होते चले जाएंगे। ओके, अगला सवाल है आपका 8 नंबर का है और 2008 में आया है, वाह क्या बात है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नोट सेल वैल्यूज, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ओके, अब देख लो, हमारी तो बात वही है, हम क्या करेंगे, ग्रेटर निगेटिव से जो मतलब कम वैल्यू से ज़्यादा की तरफ जाएंगे। तो कम वैल्यू क्या है, माइनस 0.77, और ये क्या है, माइनस का 0.35। ओके, तो इधर से इधर जाएंगे, आपको पता है ये वाला जो है वो क्या है, ज़्यादा वैल्यू है ना, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब ये तो बात सही है, इसका मतलब ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब तो ओके। लेकिन यहाँ पर इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे, गड़बड़ इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि देखो धोखा कभी भी हो सकता है, यहाँ धोखा हुआ है। कैसे हुआ है, वापस मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें गड़बड़ हो रही थी, अभी तो हम भी धोखा खा जाते। कैसे, इन्होंने यहाँ तो लिख दिया कि ये वैल्यू है, लेकिन
इन्होंने कहीं भी क्लियर नहीं किया कि ये SRP वैल्यू है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मेरा दिमाग यहाँ पर ठनक गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड में कैसे है, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट की साइड में है, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। यस, यहाँ हो जाती गड़बड़ अभी तो। इसमें भी देखो प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देखो ना Fe2 प्लस Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन की है, इसका मतलब ये भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। हमेशा याद रखना एस के वर्मा ट्रिक, जब भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाए तो आप सबसे पहला काम यही करोगे, इनको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा पूरा नॉलेज है वो रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू पे है। इवन आप याद रखना मेरी बात को, एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम का वर्ड नहीं लिखा कहीं, उन्होंने कहा ही नहीं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ होता है बोल करके, ठीक है। उनका जो पूरा कंटेंट है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे है। तो हम भी यही करेंगे, हम जो डिस्कशन है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे, इसलिए एस के वर्मा ट्रिक ले लो, जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो सबसे पहले उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो। तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 0.35, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का आपका 0.77। अब आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका अब आप इसको क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, तो एक को आप प्लस में 0.35 लिखोगे, एक को प्लस में आप 0.77 लिखोगे, तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जैसे फ्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा थी तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, ये हो गया, ये वाला कपल हो गया, कौन सा, Fe2 प्लस, है ना, और ये आपका आपका 3+ वाला कपल जो है रेडॉक्स कपल। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ यहाँ पर कि इन्होंने ऑप्शन में देखो दोनों दे दिए, 3+ भी दे दिया और Fe2+ भी दे दिया। अब आप बताओ कौन सा हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये है जो खुद रिड्यूस हो रहा है, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो भाई खुद रिड्यूस कौन हो सकता है, ये रिड्यूस हो रहा है या ये रिड्यूस हो रहा है, मेरे को तो ये बता दो बस, रिड्यूस कौन हो सकता है इसमें से। देखो Fe2+ तो रिड्यूस और Fe2+ का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि Fe2+ का तो आप देखो Fe3+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये आपका रिड्यूसिंग स्पीसीज है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो एक ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो ये क्या बोलते हैं आपका, ये तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कौन कर सकता है, ऑक्सीडाइज वो कर सकता है जो मतलब खुद रिड्यूस हो सकता है। तो खुद रिड्यूस कौन हो सकता है, Fe3+। देखो Fe3+ ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि Fe2+ और Fe3+, इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि किसका रिडक्शन हो सकता है। तो रिडक्शन तो Fe3+ का ही हो सकता है, Fe2+ का रिडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन केवल यही एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस आपको यही पकड़ना था इसमें, और ए आंसर इसका आपका सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जिसका रिडक्शन हो सकता है, और वो Fe3+ का हो सकता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, जो मैंने बताया है। लेकिन आप याद रखना, जब एक ही रिएक्शन में से दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आपको सावचेती से ये देखना है कि आपका इनमें से इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, कौन सकता है। जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, जो दे रहा है वो तो रिड्यूसिंग हो गया, ठीक है। तो Fe2+ और Fe3+ में से भी हमने फैसला कर लिया कि Fe3+ है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो दूसरे से निकाल रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाया गया है, अच्छी बात है, ठीक है। इसका EMF भी बता दिया, प्लस में है, ओके। अब इन्होंने पूछा सेल रिएक्शन क्या होगी। देखो भाई एकदम सिंपल सी बात है, EMF आपका पॉजिटिव है, हमेशा याद रखना EMF पॉजिटिव है, इसका मतलब जो सेल रिएक्शन है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है एकदम, ठीक है ना। तो ये EMF की वैल्यू उन्होंने इसीलिए दी है क्योंकि सेल रिएक्शन को देख करके, हालांकि सेल नोटेशन को देख करके भी हम वो लिख सकते हैं इसकी जो सेल रिएक्शन है वो, लेकिन इन्होंने EMF की पॉजिटिव वैल्यू देकर के कंफर्म किया है कि जो सेल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। अब आपको सेल रिएक्शन लिखनी है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब आपको पता है जो सेल नोटेशन होता है, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें ये पहले वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका लेफ्ट में है, और जो लेफ्ट में होता है वो आपका एनोड, यानी कि ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। इतनी बात तो ये तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में पता ही है। अब एनोड वाले का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि A
आपका ऑक्सीडेशन होकर के कन्वर्ट हो जाएगा A+ में, और B+ का रिडक्शन होगा तो प्लस में आपका B+ और ये कन्वर्ट हो जाएगा B में। तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन हो गई। आप देख लो ये आपका एनोड बना रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो B है वो आपका कैथोड बना रहा है, B+ का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एकदम सही है, और इसको आप मैच करेंगे तो ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, A वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस हमें ये देखना है कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। जो एनोड है उसका ऑक्सीडेशन कराना है, जो कैथोड है उसका रिडक्शन कराना है। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए 2 इलेक्ट्रोड इन्होंने दिए हुए हैं। एक आपको ये दिया हुआ है Fe2+ और Fe का, और एक दिया हुआ है Fe3+ और आपका Fe2 का। ठीक है ना। अब ये देने के बाद में इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी, है ना, और उसका फिर आगे पूछा है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ बताना है, किसका, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ बताना है। अच्छा भाई ठीक है, बड़ा ही खतरनाक टाइप का सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले ये जो इन्होंने हमें इलेक्ट्रोड दिए हैं, ठीक है ना, उनसे हम ये रिएक्शन कैसे ले सकते हैं, ये रिएक्शन हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, बस यही देखना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अब आप देखना, इन्होंने रिएक्शन दी है ना, तो हम अब वो कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाएंगे कि जिसका रिडक्शन वो ज़्यादा है, क्या रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड बनाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड बनाएगा, वो भी हमने कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर रिएक्शन दे दी, इन्होंने कहा हमें तो इस रिएक्शन का चाहिए, इस रिएक्शन का चाहिए। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ सारा का सारा पॉजिटिव है ना, वो खैर अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ माइनस में भी हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए जब सेल रिएक्शन दे दी ना, तो यही सेल रिएक्शन हमें एस्टैब्लिश करनी है। अब आप देखो इसमें Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये जो Fe है उसका आप ये जो इलेक्ट्रोड है उसको आप ऑक्सीडेशन, यानी कि इसको आप एनोड बनाओगे। ठीक है, वैसे भी ये एनोड ही बनेगा क्योंकि इसका SRP ज़्यादा है तो ये कैथोड हो गया, है ना, और इसका SRP कम है तो ये आपका एनोड हो गया। लेकिन फिर भी मैं कह दूं, यदि सेल रिएक्शन दी हुई है तो आपको उसके हिसाब से चलना है, SRP की वैल्यू के हिसाब से नहीं चलना है। ओके, अब ये सेल रिएक्शन दे दी, Fe का आपने देखा ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2+ में, तो आप Fe की जो रिएक्शन है वो लिखेंगे, Fe का आपका ऑक्सीडेशन हुआ Fe2+ में और प्लस में निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। और अब ये देखो, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपके क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार एक काम करते हैं, हाँ चलो ठीक है, ये वैल्यू आपके किसकी है, ये वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। ये देखो Fe2 का Fe में रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। हमने यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो अब ये जो रिएक्शन है उसका SRP कितना हो गया, यानी कि ये जो है उसका SRP कितना हो गया, SRP तो खैर इतना ही आएगा इसका। ठीक है, ओके, तो हाँ ठीक है, एक बार ये रिएक्शन सेटल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराना है, एनोड बनाना है, कैथोड बना लेते हैं। कैथोड में Fe2+ का Fe3+ का ऑक्सीडेशन होगा प्लस इलेक्ट्रॉन, और इज इक्वल टू ये बन गया Fe2+, ये बन गया, ये आपका रिडक्शन हो गया। इन दोनों से नेट सेल रिएक्शन बनाएंगे। नेट सेल रिएक्शन में तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं कि हमें वो रिएक्शन मिली कि नहीं मिली। जो टारगेट इक्वेशन इन्होंने दी है ना, वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इसको अब हम ऐड करके लिख देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा Fe, रिएक्टेंट साइड में ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, और आपका उधर क्या आ गया, Fe को 3+ को 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 2Fe3+, और प्रोडक्ट साइड में आपका ये भी Fe2 है, ये भी Fe2 है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2Fe और वो 1 Fe, तो ये हो गया आपका 3Fe2+। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। ओके, अब इसमें आप देखो क्या ये रिएक्शन वही है क्या जिसका हम निकालना चाहते हैं, Fe2Fe3 और ये आपका 3Fe2, एकदम सही है। यानी कि आपको ये जो आपने सिनेरियो लिया है इसका, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ये तो हो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन, ये तो हो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन, ये आपका हो गया एनोड, ये आपका हो गया कैथोड। ठीक है ना। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें बेसिकली कैथोड और एनोड आप बनाएंगे और फिर आप देखेंगे कि किसका क्या हुआ। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, और स्टैंडर्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आप भी जानते हैं, ई नोट सेल का फॉर्मूला। ई नोट सेल आपका क्या हो गया, ई नोट सेल हो गया आपका ई कैथोड
ई कैथोड माइनस आपका ई एनोड, यही तो हुआ, ठीक है। अब आपका ई कैथोड क्या है, कैथोड कौन बना भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड बन रहा है, ये वाला। और इसका एसआरपी वैल्यू कितनी है, Fe3 का एसआरपी वैल्यू आपका हो गया, ये रहा 0.77, ठीक है, यही तो है, ठीक है। तो कैथोड ये बना, तो इसी का एसआरपी वहाँ लिखेंगे, तो कैथोड में हमने लिखा 0.771 माइनस, ठीक है। अब हमें लिखना पड़ेगा एनोड, एनोड कौन बनाया, Fe वाला एनोड बन रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, ओके। माइनस में 0.441, ओके। इसका मतलब ये अब आपका प्लस हो जाएगा, 0.771 प्लस में 0.441, और ये आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका डी वाला आंसर आएगा, 1.212 इसका आंसर है, ठीक है। इनको आप एडिशन कर देंगे तो आपने देखा यहाँ पर आप एक गलती मत करना, क्या, मैं आपको ये कह दूं कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आपका सेल पोटेंशियल, ठीक है, ये हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, ये एक्सटेंसिव नहीं होते हैं। इसलिए यदि आप यहाँ किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, बैलेंसिंग करने के लिए कुछ भी करो, तो एसआरपी चेंज नहीं होगा। आप एसआरपी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये कोई हैश लॉ नहीं है। हैश लॉ में डेल्टा एच था, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जब रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल बढ़ता है, रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल बढ़ता है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डेल्टा एच थी उसको भी हम उतने से ही मल्टीप्लाई करते थे। आप हैश लॉ याद करो थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये हैश लॉ नहीं है, यहाँ पर ये ई नोट सेल है, तो ई नोट सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव का मतलब आप रिएक्शन को किससे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आपका ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इंक्रीज नहीं होगा, ये उतना ही होगा। इसलिए हमने कैथोड वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई तो 2 से किया है, लेकिन वैल्यू हमने उसकी उतनी ही रखी है। कौन सी, कैथोड वाली 0.771, देखो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था इस सवाल में, इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो सेल पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। आप यदि बैलेंसिंग के लिए किसी रिएक्शन को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो उसका कुछ नहीं होगा, वो उतनी ही रहेगी, वो उतनी ही रहेगी। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ई नोट सेल और आप मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो आपका सेल पोटेंशियल है वो आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए उसकी वैल्यू वही रहेगी, ओके। स्टैंडर्ड आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक तो ये वाले इलेक्ट्रोड का और एक दे दिया भाई, ये तो अभी आया था, ठीक है, Fe ब्लॉक्स कीप्स टुगेदर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि एक तो हमारा Fe2+ है, एक हमने लिया Fe3+ और एक हमने लिया Fe, ये हमने तीनों एक जगह रख दिए। तो अब क्या रिएक्शन होगी, ये तो भाई अभी वो आयोडीन वाला हमने किया था ना, वैसा ही होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड दिए हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड से सेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड में अब आप देख लो ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो Fe3 Fe2 ये आपका क्या बनेगा, कैथोड, ये आपका एनोड बन जाएगा। तो अभी तो हमने किया है ये, अभी तो ऊपर, अब ऊपर यही तो इलेक्ट्रोड थे, ये देखो यही तो इलेक्ट्रोड थे ऊपर, ये देखो यही तो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है भाई, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें से अब होगा क्या, ओके। तो इसकी नेट सेल रिएक्शन तो अभी हमने बनाई है, जब ये दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, Fe2+ Fe वाला होगा, इसकी नेट सेल रिएक्शन हमने बनाई है, उसको ऊपर से ले लेते हैं। वो नेट सेल रिएक्शन क्या है, बस सीधा, बाकी आप नेट सेल रिएक्शन कैसे आई वो देख लेना। Fe लिया और 2 Fe3+ और 3 Fe2, ये लो भाई इसकी नेट सेल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये इसकी नेट सेल रिएक्शन हो गई, आपका Fe है प्लस में आपका 2 Fe3+ है और ये मिलके बन गया 3 Fe2+, ठीक है ना। यानी कि आपका इसका रिडक्शन हो गया, ओके, ये रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ओके, ये इसका आपका ऑक्सीडेशन हो गया किसका, Fe का, और वैसे भी ये होना है, क्यों, क्योंकि आपका जो Fe वाला इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो एनोड बनेगा, इसका ज़्यादा है तो ये आपका कैथोड बनेगा। तो इसी अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब देख लो, चेक कर लो, Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, Fe3+ की नहीं भाई, Fe3+ तो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी इंक्रीज थोड़ी ना होगी, इसकी तो डिक्रीज होगी, तो ये गलत है। Fe3+ की डिक्रीज होगी, Fe3+ Fe2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये आप सही है, Fe3+ की डिक्रीज हो रही है।
Fe2+ Fe3+ रिमेन्स अनचेंज। नहीं भाई, अनचेंज क्यों रहेंगे? Fe3+ जो है वो जैसे ही ये तीनों को हम एक साथ रखेंगे ना, ये सेल बन जाएगा इस तरह का, और सेल बन जाएगा तो Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अनचेंज नहीं रहेंगे, है ना। Fe2+ डिक्रीजेज नहीं भाई, Fe2 तो बन रहा है, वो तो प्रोडक्ट है, तो उसकी तो इंक्रीज हो रही है, ये भी गलत है। कुल मिला के आपका ए सही है। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं उनसे आप बच के रहना। जो इलेक्ट्रोड दिए हैं पहले उनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख लो, और फिर देख लो कौन किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड बना दो, जिसका कम है उसको एनोड बना दो। नेट सेल रिएक्शन लिख दो। ये हमने जो लिखी है वो नेट सेल रिएक्शन है। नेट सेल रिएक्शन के बाद में आप फैसला कर सकते हो कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और इसमें जो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो भी आप जानते हो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको कैथोड बना दो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको एनोड बना दो। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसा करके आप करेंगे तो यह सॉल्व हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर। ये दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा है, इस सेल का ईएमएफ पूछा है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ दी है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है या ये आपके किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की है। तो आपको पता चलेगा ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Fe का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो एसके वर्मा ट्रिक आपको पता ही है। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होता है। इसका मतलब ये माइनस का 0.76 हो गया और ये भी माइनस का 0.44 हो गया। अब हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को यूज लेंगे, इनको हम यूज नहीं लेंगे। ओके, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ये सेल देखो, अब इस सेल में देख लो क्या हो रहा है। अच्छा, पहले एज पर रूल देख लेते हैं। एज पर रूल आपका जो Zn है, ज़्यादा वैल्यू किसकी है? ज़्यादा वैल्यू इसकी है, माइनस 0.44, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये कैथोड बनाना चाहिए। ये एज पर रूल है, ठीक है। और ये आपका एनोड बनाना चाहिए, ये एज पर रूल है, ओके, क्योंकि उसकी SRP की वैल्यू कम है। अब रिएक्शन दी हुई है, तो रिएक्शन दी हुई है तो हमेशा रिएक्शन में भी हम चेक करेंगे क्या जो हमने किया वो सही है। देखो, Fe जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब Fe कैथोड है, तो Fe कैथोड लिखा है हमने, ये रहा Fe, ठीक है। और Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब Zn एनोड है, ये हमने सही लिखा है। इसका मतलब हमने जो लिखा है वो रिएक्शन के साथ मैच हो रहा है। अब हम आंसर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं रिएक्शन के साथ मैच नहीं हो, ठीक है, तब क्या करें? तो तब भाई रिएक्शन को फाइनल मानना है। ये जो मैंने एनोड कैथोड लिखा है, आपको ऐसे नहीं करना, सेल रिएक्शन देख के देखना है कि किसने किसका रिडक्शन कराया और किसका ऑक्सीडेशन कराया, यानी कि किसको एनोड बनाया है, किसको कैथोड बनाया है, ठीक है। ओके, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपको करके बताऊंगा वो, है ना, बड़ा ही शानदार है। यदि आप सीख गए तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे इस चीज़ से। ओके, अब ये हो गया। अब आप ईएमएफ तो आप जानते ही हैं, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड क्या है ये, और उसमें से एनोड माइनस करना है, तो कैथोड माइनस एनोड आप करेंगे तो माइनस 0.44 माइनस, और ये आपका आ गया माइनस 0.76। भाई दोनों ही वैल्यू है। कैथोड माइनस एनोड आप करेंगे तो ये हो गया 0.44 माइनस का प्लस का 0.76, ठीक है ना। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, प्लस का 0.32, और ये इसका आपका डी आंसर आ गया, ये देखो, ठीक है। मैं जो चीज़ कह रहा था जिसमें ज़्यादातर लोग धोखा खाते हैं, इसका आंसर तो आपका हो गया। मैं जो चीज़ कह रहा था वो अलग है। मान लेते हैं इसी सवाल में रिएक्शन जो ये लिखी है ना, मान लेते हैं ये लिख देते Zn2+। देखो, इस चीज़ को आप सीखोगे ना तो आप सीख ही जाओगे। Fe और आगे लिखा है Fe2+ प्लस में Zn, यानी कि अब देखो इसको इन्होंने जानबूझ करके रिड्यूस कराया है, Zn को रिड्यूस कराया है, यानी कि इसको कैथोड बनाया है। बात को समझो, ठीक है। और इसको इन्होंने कहा है हमने इसको एनोड लिया है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसको एनोड लिया है। अब आपको कैथोड माइनस एनोड कराओगे तो जो जिंक वाले को कैथोड लिया है, तो जिंक वाले की वैल्यू कितनी है? जिंक वाले की वैल्यू है आपकी माइनस 0.76, ठीक है। तो उस केस में कैथोड माइनस एनोड करोगे तो जिंक वाला कैथोड है, तो जिंक वाले की वैल्यू है माइनस का 0.76, ये कैथोड हो गया। अब कैथोड माइनस एनोड करोगे तो माइनस। अब एनोड कितना है? एनोड इसको इन्होंने लिया है, यहाँ पर इस सेल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, एनोड लिया है Fe को, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो Fe की वैल्यू कितनी है? माइनस में 0.44, तो ये आपका प्लस में आ गया, और ये माइनस में वैल्यू आएगी 0.32। ये लो, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सेल रिएक्शन ये देते हैं क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में सेल रिएक्शन दी हुई है, यह एसके वर्मा ट्रिक है, यदि क्वेश्चन में सेल रिएक्शन दी हुई है तो आप उसी के हिसाब से कैथोड और एनोड करोगे, ठीक है। आप अपना नॉलेज नहीं लगाओगे। अपना नॉलेज आपको तभी लगाना है जब आपको सेल रिएक्शन दी हुई नहीं हो, ठीक है। तो यदि ये सेल रिएक्शन है तो इसका आंसर प्लस 0.32, और यदि ये सेल रिएक्शन है तो माइनस 0.32। इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलते हैं आगे और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप किया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन्होंने कहा है ईएमएफ इस सेल का जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई आप इसमें देखो, ये एक तरह से आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। इलेक्ट्रोलाइट आपका यहाँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, यहाँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, लेकिन आप जानते हैं कि ये वीक आपका है, तो इसकी इतनी, ये तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, तो ये इसकी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, तो H+ आयन की तो कॉन्सेंट्रेशन इससे कम होगी। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 m होगी और इसमें कम होगी। इसका मतलब इस सेल में और इस सेल में pH का डिफरेंस आ जाएगा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ डिफरेंट होने की वजह से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट टाइप कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी कि H+ यहाँ पर है, उनमें कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है H+ में। तो आप देखो कि यहाँ पर ये कह रहा है जीरो नहीं होगा, यानी कि इस सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। तो भाई होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है, दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होने से कुछ नहीं होगा, दोनों की H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो इसमें है क्या ये ऑप्शन? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। ईएमएफ डिपेंड अपॉन मोलरिटी ऑफ एसिड यूज्ड। मोलरिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना, वो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मोलरिटी तो सेम है। एसिड यूज्ड इन 2 कंपार्टमेंट आर डिफरेंट। अरे भाई डिफरेंट एसिड होने से भी कुछ नहीं होता, वो आपका H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये भी गलत है। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर तो दिया ही नहीं कहीं, टेम्परेचर का क्या मतलब है? और क्या कह रहा है ये? pH, हाँ बात आ गई ना, या तो ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अलग बता देता, या ये pH अलग बता रहा है। तो इस एसिड का pH और इतनी ही कॉन्सेंट्रेशन के एसिटिक एसिड का pH सेम नहीं है। pH सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। पोटेंशियल अलग अलग होगा तो आप ये सेल को सेटअप करोगे तो कैथोड माइनस एनोड करोगे तो मतलब आपको ईएमएफ जीरो नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि दोनों तरफ H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट है तो उनका डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं आएगा। कैथोड माइनस एनोड करोगे तो जीरो नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही था, यानी कि इनमें ईएमएफ जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो pH है वो सेम नहीं है। ओके, या H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, ये आएगा उसका आंसर। अब ये आपका 14 क्वेश्चन है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, लिथियम है, आपका बेरियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये वैल्यू दी है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो भाई हम तो वैसे ही इनको अरेंज कर लेते हैं, जो हमारे अरेंज करने का तरीका है। माइनस की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको हम रख लेते हैं 3.05, ये पॉइंट है भाई इसको, ठीक है। फिर आपका आ गया 2.90, फिर ये आएगा, अच्छा ये तो इसी ऑर्डर में दिया हुआ है इन्होंने, -2.71 और -2.37। ये देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इधर से इधर एसआरपी इंक्रीज हो रही है। तो आप जानते हो जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है ये रहा, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि 2.37, यानी कि आपका ये तो 2.37 ये किसका है, आपके Mg का हो गया ये तो, ठीक है। तो Mg का हो गया तो आपका जो इसमें आंसर है वो भी आपका इसमें Mg ही हो गया, और ये Mg2+ हो गया। जाहिर सी बात है ये जो Mg2+ है यही क्या बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के Mg बनाएगा, यानी कि इसका रिडक्शन होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो Mg2+। यदि इसी सवाल में आपको पता होना चाहिए Mg भी आ जाए, मान लेते हैं एक ऑप्शन यहाँ काट करके Mg आ जाए, तो आंसर क्या होगा, Mg2+। Mg नहीं होगा क्योंकि Mg तो ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद, Mg हमेशा Mg2+ में कन्वर्ट होता है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, आपका Mg2+, है ना। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ने हमें इलेक्ट्रोड बताया, और इलेक्ट्रोड में भी जो दो स्पीसीज है Mg और Mg2+, उसमें हमने फैसला हमारे कॉमन सेंस से कर लिया। ओके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका Mg2+। ओके, आज के लिए लास्ट सवाल है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन। ओके, इन्होंने कहा है एक हमारे पास सॉल्यूशन है KBr का। ओके, कौन सा ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि जिसमें से ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी, ऐसा कौन सा है जो Br को ऑक्सीडाइज करके Br2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें आप
आराम से देख सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन है, फिर आपका ब्रोमीन है, फिर आपका आयोडीन है। इसी ऑर्डर में ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, हमेशा याद रखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल। बात समझ में आ गई? ज़्यादा रिएक्टिव है जो, अब ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन आपके क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, सबको कर देगा। यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड है तो भाई ये तो कैसे डिस्प्लेस करेगा, मतलब ही नहीं, है तो खुद ही I- है, ठीक है, ये नहीं कर सकता। इसकी तो रिएक्टिविटी भी वैसे भी कम है, ठीक है, ओके। सल्फर ऑक्साइड का कोई मतलब नहीं है। क्लोरीन और आयोडीन देख लो, तो आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो ब्रोमीन से कम है, ये नहीं कर सकता। क्लोरीन की ज़्यादा है, इसका मतलब क्लोरीन उसको कर सकता है डिस्प्लेस। हमेशा याद रखो जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अब आप कहोगे ये ज़्यादा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव का क्राइटेरिया क्या है? देखो भाई, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की वैल्यू होती है हाईएस्ट 2.87 प्लस की, ठीक है। और इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है, प्लस का जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है पॉजिटिव में, ठीक है, वो आपका उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल हो गया, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन हो गया। तो आप देखोगे तो इन सब का प्लस में डिक्रीज होता हुआ चला मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसका SRP सबसे ज़्यादा है। अब इसमें से दूसरे नंबर पे क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इनको डिस्प्लेस कर सकता है। फिर ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन आई को डिस्प्लेस कर सकता है, आयोडीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये आंसर भी गया, ये आंसर भी गया, ये सल्फर का कोई मतलब नहीं था, केवल क्लोरीन यहाँ पर है। यदि यहाँ पर फ्लोरीन होता तो वो भी सही होता। क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है ब्रोमीन से, क्योंकि क्लोरीन की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ब्रोमीन से ज़्यादा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नॉन मेटल रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज़्यादा होता है। और मेटल कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में ज़्यादा होता है। ये एकदम बात सिंपल सी है। जैसे आप लिथियम लोगे, लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। कैसे? क्योंकि उसका माइनस में 3.05 SRP वैल्यू होती है। तो SRP वैल्यू याद रखिएगा। आपका जो फ्लोरीन है, देखो एक चीज़ समझो, फ्लोरीन भी रिएक्टिव है और आपका लिथियम भी रिएक्टिव है। लेकिन लिथियम आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, दोनों रिएक्टिव हैं, ठीक है। अब इससे आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि यदि प्लस में वैल्यू ज़्यादा हुई, ठीक है, तो वो आपका नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि वो हैलोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और यदि माइनस में ज़्यादा हुई तो आपका वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो आप 10th क्लास में सीख के आए ही हो कि मोर रिएक्टिव मेटल और मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं आज इस वीडियो में, 15 क्वेश्चन जो हैं वो नीट के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और आपके गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं और इनमें जो कॉन्सेप्ट है आपको कोई कन्फ्यूजन भी होगा तो वो दूर हुआ होगा, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको सीखने को मिलेगा इसका, है ना। और कई बारीक चीज़ें भी हमने इसमें डिस्कस की हैं, तो आप वो याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और क्या बोलते हैं, बस काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू वेरी मच।